हेलो वन वेलकम टू रेडियंट एकेडमी। मैं अमूल जेपे आप सभी का स्वागत करता हूं रेडियंट एकेडमी के इस नए एडिटोरियल एनालिसिस में। आज हम एक एडिटोरियल का एनालिसिस करेंगे और ये एडिटोरियल है इजराइल, हमास और ईरान। ये जो अभी वॉर चल रहा है, ईरान को इसमें खींचने की कोशिश चल रही है उस पर। इसके साथ 10 नए बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड्स आज देखेंगे। इन वर्ड्स को समझेंगे, इनका सेंटेंसेस में यूज करना सीखेंगे। IBPS PO के मेंस तक हमारी इंग्लिश की तैयारी टॉप क्वालिटी की करनी है। दिस इज द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को रोज देखना है, समझना है कि ये हमको करना है। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। क्या है सबसे पहला वर्ड आज हमारे साथ? आज सबसे पहला जो वर्ड है दैट इज एफल्जेंट। कौन सा वर्ड है ये? एफल्जेंट। इफल्जेंट क्या होता है? इफल्जेंट सेंटेंस पढ़ेंगे, ध्यान में आ जाएगा। देखो, अपने से रिलेटेड वर्ड है। द ब्राइड लुक्ड इफल्जेंट इन हर वाइट गाउन। जो ब्राइड थी वो वाइट गाउन में बहुत इफल्जेंट लग रही थी। इफल्जेंट मतलब बहुत चमकदार। चमकदार का मतलब होता है जिससे बहुत एनर्जी बाहर निकले, दैट इज कॉल्ड रेडियंट। क्या दिख रही थी वो? रेडियंट दिख रही थी। तो जिससे एनर्जी बाहर निकले, जो शाइन करे, ब्राइटली शाइन करे, उसे रेडियंट कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इफल्जेंट। तो इफल्जेंट इज नथिंग बट रेडियंट, राइट। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके फिर? रेडियंट एक तो हमने बता दिया है ना। इफल्जेंट जिसमें से बहुत एनर्जी बाहर निकले, शाइन बाहर निकले, चमक बाहर निकले, दैट इज रेडियंट, दैट इज इफल्जेंट। मैं बार बार रेडियंट पे आ रहा हूँ, दैट इज इफल्जेंट, है ना। तो ब्रिलियंट या लुमिनस। लुमिनस का मतलब होता है जिसमें से रोशनी बहुत बाहर निकलती है, दैट इज कॉल्ड लुमिनस। ठीक है। एंटोनिम क्या होंगे इसके? जहां पे अंधेरा हो, कुछ डल हो, विदाउट एनी एनर्जी, डीम हो बहुत, डीम, और डार्क, अंधेरे से भरा, दीज विल बी दी एंटोनिम्स। समझ गए? इफल्जेंट, तो इफल्जेंट मींस रेडियंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड पे जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज पर्स्पिकैशियस। क्या वर्ड है? देखो, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना। पर्स्पिकैशियस। इफल्जेंट ये भी एडजेक्टिव था, पर्स्पिकैशियस इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव। ठीक है, अभी देखेंगे पर्स्पिकैशियस क्या है। पहले लेट अस रीड द सेंटेंस। हर पर्स्पिकैशियस एनालिसिस ऑफ द नॉवेल इम्प्रेस्ड हर प्रोफेसर। उसने एनालिसिस किया, किस चीज का एनालिसिस किया? नॉवेल का एनालिसिस किया। और वो एनालिसिस कैसा था? पर्स्पिकैशियस एनालिसिस था। मतलब ऐसा एनालिसिस किया नॉवेल का जिसमें ये पता चल रहा था कि उस और सीखने की इच्छा है, उसमें वो बहुत डिटेल में जा रही है ना, बहुत सीरियसली उस चीज को कर रही है। उस चीज को हम बोलेंगे पर्स्पिकैशियस। किसी चीज को बहुत ध्यान से देखना, डिटेल से देखना, इस ऑब्जेक्टिव से देखना कि उसमें से हमको बहुत समझने को मिलेगा, उस पर और रोशनी डालना, दैट इज कॉल्ड पर्स्पिकैशियस। ठीक है, तो पर्स्पिकैशियस का मतलब क्या होगा? हैविंग अ रेडी इनसाइट इनटू एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स। जो कि काफी अच्छी समझ होने की चीज, उसको भी पर्स्पिकैशियस कहते हैं। चीजों को बहुत अच्छे से डिटेल लेवल पे समझना, सीखने की इच्छा होना और डिटेल में उसको समझना, दैट इज कॉल्ड पर्स्पिकैशियस। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? इंसाइटफुल, परसेप्टिव या एस्ट्यूट। एस्ट्यूट का मतलब क्या है? इन डिटेल। एस्ट्यूट मतलब बहुत बारीक बारीक चीजों को ध्यान देना। एंटोनिम क्या होगा इसका? अगेन, इंसाइटफुल है तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? डल। कोई मतलब नहीं है ऐसा, है ना। इग्नोरेंट, बिना ध्यान दिए ऊपर ऊपर कुछ तो भी पढ़ लिया। ऑब्लीवियस, केयरलेस टाइप से, ऊपर ऊपर सुपरफिशियल कुछ तो भी कर लिया। समझ गए? तो पर्स्पिकैशियस क्या होगा? मतलब इसका मतलब क्या होता है? इन डिटेल किसी चीज में ध्यान देना और चीजों को प्रॉपरली समझना, दैट इज पर्स्पिकैशियस। ठीक है, क्लियर? चले नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी, अब दिस इज अ कॉमन वर्ड। प्रोपेंसिटी हमेशा आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी एडिटोरियल में मिल जाएगा। ठीक है, देखेंगे प्रोपेंसिटी का मतलब क्या होता है। पहले लेट अस रीड द सेंटेंस। ही हैज अ प्रोपेंसिटी। क्या है उसके पास? प्रोपेंसिटी है किस चीज की? फॉर टेकिंग रिस्क्स। प्रोपेंसिटी फॉर टेकिंग रिस्क्स विच समटाइम्स गेट्स हिम इनटू ट्रबल। कभी कभी वो चीज उसको ट्रबल में ले जाती है। उसके पास क्या है?
प्रोपेंसिटी है, तो प्रोपेंसिटी क्या हो गया, नाउन हो गया, बराबर। तो उसके पास क्या है, प्रोपेंसिटी है, किस चीज की, वो रिस्क लेने की प्रोपेंसिटी है, मतलब क्या है, उसका झुकाव है, हमेशा उसको ऐसा लगता है, कुछ दिन हो गए यार कुछ तो भी रिस्की कर ही लेते हैं ना, बराबर है, कुछ तो भी नया करके देखते, कुछ तो भी ये करके देखते, इसे कहते हैं झुकाव होना, किसी चीज की करने की बहुत इच्छा होना, दैट इज कॉल्ड प्रोपेंसिटी। तो इसका मतलब क्या होगा, एन इंक्लिनेशन और नेचुरल टेंडेंसी टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे, है ना, इंक्लिनेशन होना, किसी चीज की तरफ झुकाव होना, या नेचुरल टेंडेंसी होना, खुद का वो स्वभाव ही वैसा है कि वो बार बार वही चीज करता है। तो किसी का स्वभाव अगर ऐसा है कि एक ही चीज या कोई पर्टिकुलर चीज करने का, तो उसे कहेंगे कि उसकी वो करने की प्रोपेंसिटी है, क्या है उसकी प्रोपेंसिटी, ठीक है। तो इसका सिनोनिम क्या होगा फिर, टेंडेंसी है, ही टेंड्स टू डू इट ऑन अ रेगुलर बेसिस, बराबर है, तो टेंडेंसी है उसकी, या उसका झुकाव है मतलब इंक्लिनेशन है, या प्री डिस्पोजिशन है। डिस्पोजिशन का मतलब होता है सोच, प्री डिस्पोजिशन मतलब पहले से ही सोच लिया है कि यही करना है, या इसी तरीके से हमको बिहेव करना है, इसी तरीके से एक्शंस करनी है, दैट इज प्री डिस्पोजिशन। एंटोनिम क्या होंगे इसके, चीजों से अलग रहना, फिर एक तो वो चीज करना या करने की बहुत इच्छा होना, दैट इज प्रोपेंसिटी। दूसरी ऐसी चीज होती है किसी चीज को हम बार बार अवॉइड करेंगे, तो फिर उस चीज को क्या बोलेंगे, एवर्जन, उस चीजों से दूर रहना, दैट इज एवर्जन। या डिसइंक्लिनेशन, देखो इंक्लिनेशन का एंटोनिम क्या होता है, डिसइंक्लिनेशन, ठीक है। या फिर रिलक्टेंस, रिलक्टेंस का मतलब कुछ करने से खुद को रोकना, या कोई चीज करने की इच्छा ना होना, दैट इज रिलक्टेंट। रिलक्टेंट या रिलक्टेंस, रिलक्टेंट ये का एडजेक्टिव हो गया, रिलक्टेंस ये नाउन हो गया, ठीक है। तो इफ यू आर रिलक्टेंट दैट मीन्स कि आपको कोई चीज करने से आप खुद को रोक रहे हो, या आपकी इच्छा नहीं है बेसिकली करने की, तो उसके कहेंगे रिलक्टेंट। समझ गए ये, पक्का। प्रोपेंसिटी मतलब कोई चीज करने की आदत, टेंडेंसी, या वो चीज करने का झुकाव। चले नेक्स्ट वर्ड पे, नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज एक्रिमोनियस। एक्रिमोनियस ये भी बहुत कॉमन वर्ड है, हमेशा एडिटोरियल में आता है ना। एक्रिमोनियस रिलेशनशिप होती है ना, एक्रिमोनियस जनरली रिलेशनशिप होती है, एक्रिमोनियस बिहेवियर होता है, देखेंगे क्या है एक्रिमोनियस। द डिबेट बिकेम एक्रिमोनियस एज बोथ साइड्स रिजॉर्टेड टू पर्सनल अटैक्स। डिबेट कैसी हो गई, एक्रिमोनियस हो गई, क्योंकि दोनों साइड्स क्या कर रही थी, अभी पर्सनल अटैक्स कर रही थी। तो पर्सनल अटैक्स जब होंगे दोनों साइड से, तो डिबेट कैसी हो जाएगी, एग्रेसिव हो जाएगी, एंग्री हो जाएगी डिबेट बहुत, है ना, जिसमें चिड़चिड़ापन बहुत होगा, गुस्सा बहुत होगा। तो ऐसी चीज जिसमें गुस्सा या चिड़चिड़ापन बहुत है, उसे कहेंगे हम एक्रिमोनियस। तो ये चीज किससे रिलेटेड है, गुस्से से या चिड़चिड़ेपन से। व्हाट इज एक्रिमोनियस, इसका मीनिंग क्या होगा, टिपिकली ऑफ स्पीच और डिबेट एंग्री एंड बिटर, बिटर यानी कड़वा, एंग्री तो पता है आपको गुस्से से भरा हुआ, तो गुस्से भरी बात या कड़वाहट भरी बातें हम क्या कहेंगे, एक्रिमोनियस। रिलेशनशिप भी एक्रिमोनियस हो सकती है, या फिर स्पीच, या फिर डिबेट, चर्चा, कुछ भी, समझ गए, जिसमें गुस्सा हो और चिड़चिड़ापन हो, वो हर चीज एक्रिमोनियस है, समझ गए। ये क्या हो गया फिर, दिस इज एन एडजेक्टिव अगेन, राइट। चलो सिनोनिम क्या होंगे इसके फिर, बिटर कड़वाहट भरी, कड़वाहट भरी, रैंकोरस, है ना, रैंकोरस मतलब भी वैसे ही गुस्से से भरा हुआ, बहुत चिड़चिड़ा, पसैटिक, है ना, जिससे कुछ बुरा हो। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके, जहां पे सब मस्त चले, एंटोनिम, अब सब साथ बैठ के एकदम काम एनवायरनमेंट में चर्चा हो रही है, तो हम क्या कहेंगे उसे, हारमोनियस है। एक तो रिलेशनशिप आपकी हारमोनियस हो सकती है या एक्रिमोनियस हो सकती है, ठीक है, एमिकेबल है या कॉर्डियल रिलेशनशिप। मैं जनरली रिलेशनशिप यूज कर रहा हूं क्योंकि एक्रिमोनियस द वर्ड इज यूज्ड विद रिलेशनशिप अलॉट, विथ स्पीच अलॉट, विद डिबेट्स अलॉट, इसलिए फिर हारमोनियस भी रिलेशनशिप, कॉर्डियल रिलेशनशिप है हमारी, है ना, हमारे संबंध अच्छे हैं, कॉर्डियल है, संबंध अच्छे नहीं है मतलब एक्रिमोनियस है, हमेशा झगड़े होते रहते, ऐसा टाइप। चलो समझ गए, चले नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज परफंक्ट्री। परफंक्ट्री ये भी कॉमन वर्ड है, हमेशा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या है देखेंगे, इस परफंक्ट्री नॉड, परफंक्ट्री नॉड, नॉड का मतलब पता है ना,
सिर झुकाना, हाँ कहना ना कहना जो भी है, दिस इज नॉडिंग, सीधा। तो परफंक्टरी नॉड इंडिकेटेड अ लैक ऑफ इंटरेस्ट इन दी कन्वर्सेशन। जब आप किसी से बात कर रहे हो, आप उसको सवाल पूछ रहे हो, भाई शाम को घूमने जाएंगी क्या, बस ऐसा कर दिया, यानी क्या, हाँ ठीक है तो कह रहा है वो, लेकिन उसका इंटरेस्ट नहीं है खास। एक तो बात करने में इंटरेस्ट नहीं है ना, या आने में इंटरेस्ट है, ठीक है। तो उसका जो वो नॉड था वो कैसा था, परफंक्टरी था, मतलब उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा था वो। परफंक्टरी कैन बी यूज एज केयरलेस, यानी केयरलेस एटीट्यूड को हम परफंक्टरी कह सकते हैं, या फिर कैसा, जिसमें इंटरेस्ट की कमी हो, दैट इज परफंक्टरी, बराबर। तो परफंक्टरी का मीनिंग क्या होगा, कैरिड आउट विदाउट मिनिमम एफर्ट और रिफ्लेक्शन, बहुत ज्यादा कोई इंटरेस्ट लिया नहीं उसमें, हाँ बस ठीक है, हाँ ठीक है, आना है। तो विदाउट एनी एफर्ट्स, केयरलेस तरीके से किसी चीज को करना, या बिना इंटरेस्ट के किसी चीज को करना, दैट इज कॉल्ड परफंक्टरी। सिनोनिम क्या होंगे इसके, ऊपरी ऊपरी तौर पे करना, दैट इज सुपरफिशियल, या मैकेनिकल, बस करना है इसलिए। मैकेनिकल का मतलब क्या होता है कि इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, तो बस वो प्रोसेस में चल रहा है, कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, बस एज अ प्रोसेस वो चल रहा है, ठीक है, दैट इज मैकेनिकल या ऑटोमेटिक। एंटोनिम क्या होगा इसका, एंटोनिम क्या होगा इसका, हरो। हरो यानी बहुत डिटेल लेवल में जाके, इंटरेस्ट लेके डिटेल लेवल में जाके, डिटेल्ड या सोच विचार करके, थॉटफुल, हाँ सोचा, समय है कि नहीं है, क्या करेंगे जाके, इस पे सारी बात करके फिर बाहर जाना है, फिर हम उसके कहेंगे इट वॉज अ थॉटफुल डिसीजन, अदरवाइज इट वॉज ओनली अ परफंक्टरी। समझ गए, परफंक्टरी एक तो केयरलेस या समथिंग दैट शोज लैक ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर, चले अगले वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड कौन सा है, ऑस्पिशियस। ये तो गेट कैच, हाँ, ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस क्या होता है, व्हाट इज ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस एकदम, मतलब क्या होता है ऑस्पिशियस, शुभ। ये तो सिंपल वर्ड है ना, हम हमेशा कहते हैं यू आर वेलकम टू दिस ऑस्पिशियस ओकेजन, है ना, ऑस्पिशियस ओकेजन। ऑस्पिशियस का मतलब क्या होता है, शुभ, शुभ घड़ी है, शुभ ओकेजन है, आप चाहिए। देखो सेंटेंस पढ़ेंगे ध्यान में आ जाएगा, द सनी वेदर मेड फॉर एन ऑस्पिशियस स्टार्ट टू द वेडिंग डे। वेडिंग डे वो था, वो दिन वैसा ही ऑस्पिशियस होता है, शुभ घड़ी पे ही होती है वेडिंग, है ना, और उसमें क्या हुआ, सनी वेदर था, तो इससे वो शुभ घड़ी शुरू हुई, है ना, ऑस्पिशियस स्टार्ट हुआ, यानी वो दिन की शुरुआत ही शुभ रही। तो ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ, मीनिंग कंड्यूसिव टू सक्सेस या फिर फेवरेबल कंडीशन। सिनोनिम क्या होंगे इसके, फेवरेबल, प्रॉमिसिंग या प्रोपिशियस। प्रोपिशियस का मतलब भी होता है समथिंग दैट इज फेवरेबल, जो आपके सक्सेस का कारण बने, बराबर है, या जो आपके साइड में हो, दैट इज प्रोपिशियस। एंटोनिम क्या होगा इसका, इनऑस्पिशियस, अशुभ, है ना, अनफेवरेबल या ऑमिनस। ऑमिनस ये एक वर्ड है जो किसी बुरी चीज के बारे में यूज होता है, या बुरा संदेश, है ना, दीज आर ऑमिनस साइंस। ऑमिनस साइंस मतलब ये जो साइंस है ये बहुत बुरे है, इतने बुरे साइंस है कि अशुभ घड़ी, कुछ तो भी अशुभ होने वाला है ऐसा लगता है। तो ऑमिनस, और उसका एंटोनिम क्या, ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस एंटोनिम ऑमिनस। क्लियर, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट वर्ड, वर्ड क्या है, सैंग्विन। सैंग्विन, सैंग्विन क्या होता है, सैंग्विन, चलो सेंटेंस पढ़ेंगे, सिंपल सा वर्ड है सैंग्विन। डिस्पाइट द सेटबैक्स ही रिमेन्ड सैंग्विन अबाउट कंपनीज फ्यूचर। ना देखो इस पे से पता चलेगा, डिस्पाइट का मतलब क्या है, ये होने के बावजूद, क्या होने के बावजूद, सेटबैक्स। सेटबैक्स मतलब कंपनी के साथ कुछ बुरा हुआ, है ना, कुछ नुकसान हुआ, तो ये होने के बावजूद ही रिमेन्ड सैंग्विन अबाउट कंपनीज फ्यूचर। तो ऐसा होने के बावजूद आप कंपनी के फ्यूचर के बारे में क्या हो, के बारे में आशावादी हो, आपको ऐसा लगता है कि नहीं द कंपनी विल डू वेल, आशावादी रहना, है ना, किसी चीज के बारे में, उसे कहेंगे हम सैंग्विन। आशावादी को क्या कहते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश में इट इज कॉल्ड ऑप्टिमिज्म, आशावाद। आशावादी होना मतलब ऑप्टिमिस्टिक होना, ठीक है, मीनिंग देखेंगे क्या है, देखो यहाँ पहला ही वर्ड है ऑप्टिमिस्टिक और
पॉजिटिव स्पेशली इन एन apparently बैड और डिफिकल्ट सिचुएशन, है ना। ऑप्टिमिस्टिक होना पर्टिकुलरली इन अ बैड सिचुएशन, दैट इज कॉल्ड सैंग्विन। तो सिनोनिम्स क्या होंगे आशावादी रहने की? होपफुल, ऑप्टिमिस्टिक या बॉयंट। बॉयंट का मतलब क्या होता है? बॉयंट मतलब फुल ऑफ एनर्जी, जो यानी ऐसा ऊपर ऊपर है, दैट इज फुल ऑफ एनर्जी, दैट इज बॉयंट। एंटोनिम्स क्या होंगे फिर इसमें? निराशावादी मतलब पेसिमिस्टिक या ग्लूमी, यानी सैड, विदाउट एनी एनर्जी। डाउटफुल, जहां पे कुछ पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना, दैट इज डाउटफुल। इसका एंटोनिम क्या होगा? सैंग्विन। सैंग्विन मतलब क्या? आशावादी, है ना। पर्टिकुलरली बुरे समय में, तो अगर बुरे समय में आप अच्छे भविष्य के बारे में सोच रहे हो तो दैट इज सैंग्विन, समझ गए। तो अभी अगर आपको लगता है आपका समय बहुत बुरा चल रहा है और अभी भी आप आशावादी होंगे, तो आप कैसे हो? विन हो, समझ गए। चलो चले नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड इज रूमिनेट। रूमिनेट, ये रूमिनेट अगर वर्ड आया तो वो गाय कैसे चारा खाती है ना, आराम से सोच विचार करके, तो वो है रूमिनेट। बस इतना याद रखना हमें, ठीक है। चलो सेंटेंस पढ़ेंगे, ध्यान में आ जाएगा। ही सैट अलोन टू रूमिनेट ऑन द डिसीजन ही हैड टू मेक। वो अकेला बैठा क्या करने के लिए? डिसीजन पे रूमिनेट करने के लिए, कि क्या निर्णय लेना है, इस पे क्या करने लगा वो? आराम से बैठ के चिंतन करने लगा। चिंतन करना, रवंत करना जिसको बोलते हैं ना हम लोग, वो चिंतन करना, रवंत करना, दैट इज कॉल्ड रूमिनेट, ना। किसी चीज पे समय लेके आराम से उस पे सोच विचार करना, इसको बोलेंगे रूमिनेट, ठीक है। रूमिनेट का मतलब क्या होता है? टू थिंक डीपली अबाउट समथिंग, बहुत गहन विचार करना, चिंतन करना, मनन करना किसी चीज पे। सिनोनिम क्या होगा इसका फिर? टू कंटेम्पलेट या पॉन्डर ओवर समथिंग, किसी चीज पे सोचना या रिफ्लेक्ट करना, पीछे जाके सोचना कि वो सही किया नहीं किया, ठीक है। एंटोनिम क्या होंगे चीजों की? इग्नोर करो, छोड़ो ना यार, कहाँ सोच रहे इसके बारे में, इग्नोर करो या निग्लेक्ट या डिसमिस कर दो, ठीक है। पर अच्छा वर्ड है बहुत, रूमिनेट, ठीक है। अभी जब आपको ये नए वर्ड्स आते हैं ना आपके सामने, तो क्या करना चाहिए? हर एक वर्ड को पकड़ के, वो वर्ड सुन लिया, फिर रूमिनेट करो, सोचो उस पर, डीप थॉट दो कि आप कैसे कैसे उसको सेंटेंस में यूज कर सकते। ट्राई एंड मेक सेंटेंसेस ऑन योर ओन। जब आप खुद उसको सेंटेंस में यूज करोगे, तब आपको वो वर्ड ज्यादा देर तक ध्यान में रहेगा, ठीक है। चलो क्लियर हो गए, चलना आगे। चलो लेट अस नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज ट्रकुलेंट। ट्रकुलेंट, हाँ, ट्रकुलेंट ये निगेटिव कोनोटेशन वाला वर्ड है, ठीक है। चलो सेंटेंस पढ़ेंगे पहले। द ट्रकुलेंट एटीट्यूड ऑफ द प्रोटेस्टर्स मेड इट डिफिकल्ट टू निगोशिएट। निगोशिएट करने के लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया था, क्योंकि जो प्रोटेस्टर्स थे उनका एटीट्यूड कैसा था? ट्रकुलेंट एटीट्यूड था। ट्रकुलेंट का मतलब होता है ऐसे लोग या ऐसा एटीट्यूड जिसमें कोई व्यक्ति अचानक से एग्रेसिव हो जाए या डिफायंट हो जाए, जिन्हें जो बोले नहीं करना है, चलो छोड़ो, नहीं नहीं, आप जो बोल रहे हो वैसा तो करना ही नहीं है। मेरी मुर्गी की एक ही टांग पकड़ के अगर चलने वाले लोग हैं, अड़ियल लोग, अड़ियल के साथ वो लोग एग्रेसिव भी होते हैं, ऐसे लोगों को बोलेंगे ट्रकुलेंट, बराबर है। कैसा एटीट्यूड? एक तो अपनी साइड के लिए अड़ जाना अपने कहने के लिए, और अपनी बातें एग्रेसिवली मनवा लेना, यानी उसके लिए फोर्स का इस्तेमाल करना, ऐसा है ट्रकुलेंट। क्या होगा मीनिंग? ईगर और क्विक टू आर्ग्यू, यानी बस लड़ने के लिए तैयार, ऐसे लोग, है ना। और फाइट, एग्रेसिवली डिफाइंट, यानी कुछ लोग होते हैं ना, अब कुछ लोगों से आपको बहस करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो कैसे है, वो बहस करने से ज्यादा वो लड़ने के लिए ज्यादा तैयार रहेंगे। दैट एटीट्यूड इज कॉल्ड ट्रकुलेंट। पर्टिकुलरली हमारे शहर में कहीं किसी की गाड़ी लग जाए, तो ऐसा नहीं है कि गाड़ी लग गई तो बातचीत किए या थोड़ा सा झगड़ा उगड़ा हो गया चल गया। हमारे यहाँ ऐसा नहीं, हमारे यहाँ डायरेक्ट एग्रेसिव हो जाएंगे लोग। दैट एटीट्यूड इज कॉल्ड ट्रकुलेंट, समझ गए। सिनोनिम क्या होता है सिनोनिम्स का? बिलीजरेंट, बिलीजरेंट यानी बहुत एग्रेसिव, बहुत सीरियसली एग्रेसिव। पगनेशियस इन रिलेटेड टू एग्रेसिव या कॉम्बेटिव,
हमेशा लड़ने के लिए तैयार, कॉम्बैट करने के लिए, मारपीट करने के लिए तैयार, दैट इज कॉम्बैटिव। एंटोनिम क्या होगा इसका? शांति प्रिय लोग, पीसफुल, कोऑपरेटिव या जेंटल। समझ गया? ट्रक्युलेंट, आपको अपने ही शहर में इस एटीट्यूड के बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, ट्रक्युलेंट एटीट्यूड, कि कुछ हो गया तो वो बस मारने मिटने के लिए तैयार है, दैट इज ट्रक्युलेंट। मिटने के लिए नहीं, मारने के लिए तैयार है। ठीक है, चले नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज एपीफनी। एपीफनी, हमने कुछ दिन पहले एक वर्ड ऐसा ही साउंड होने वाला, डिफरेंट था वर्ड, कंप्लीटली मीनिंग डिफरेंट है, लेकिन ऐसा साउंड होने वाला एक वर्ड देखा था, कैकोफोनी, याद है ना? कैकोफोनी दिखा था, उसमें क्या था? कैकोफोनी था। फोनी इज रिलेटेड टू साउंड, बहुत हार्श तरह का जो साउंड है उसको हम बोलते हैं कैकोफोनी, है ना? हॉर्न बज रहे सारे तरफ से, मशीन्स की आवाज आ रही है, कंस्ट्रक्शन का आवाज है, तो सारे आवाज मिक्स हो रहे हैं उसमें, तो ऐसे आवाज को हम कहेंगे कैकोफोनी, दैट वाज डिफरेंट। अभी जो वर्ड है इट इज कॉल्ड एपीफनी। ये जो वर्ड है वो कौन सा है? एपीफनी है। ठीक है, क्या है सेंटेंस में दिया हुआ? शी हैड एन एपीफनी अबाउट हर करियर पाथ ड्यूरिंग अ क्वाइट वॉक इन द पार्क। उसको अपने करियर पाथ के बारे में एपीफनी हुई जब वो शांति से पार्क में चल रही थी, तो अचानक उसको एपीफनी हुई। अब एपीफनी का मतलब है, हम चलते रहे होते ना, किसी प्रॉब्लम पे हम सोच विचार कर रहे होते और अचानक से सॉल्यूशन मिल जाता है, यूरेका बोलते हैं ना, अचानक से सॉल्यूशन मिल गया। तो किसी चीज का जवाब मिलना, किसी चीज में इंसाइट होना, अचानक उसके बारे में कुछ तो भी पता चलना, सोच विचार करते करते अचानक किसी चीज में किसी चीज का आंसर आपको मिल जाना, दैट इज कॉल्ड एपीफनी। वो जो मोमेंट होता है ना उसको कहते हैं एपीफनी। ठीक है, आप किसी चीज के बारे में बहुत सोच रहे हो और अचानक आपको उसका रास्ता मिल गया, दैट इज एपीफनी। तो मीनिंग क्या होगा इसका? अ मोमेंट, देखो ये एक मोमेंट होता है, वो समय जब आपको क्या हो, सडन रेवलेशन और इंसाइट के बारे में अचानक पता चले, दैट इज एपिफनी। ठीक है, सिनोनिम क्या होगा इसका? रेवलेशन, इंसाइट या रियलाइजेशन, अचानक कुछ तो भी पता चलना। और एंटोनिम क्या होगा इसका? कंफ्यूजन होना, इग्नोर करना या बिविल्डरमेंट। बिविल्डरमेंट का मतलब होता है कंफ्यूजन, है ना? समझ गए? तो एपिफनी मतलब वो मोमेंट या वो समय जब आपको अचानक से कोई चीज पता चली, यूरेका वाली। समझ गए? चलो, तो दीज वेर दी 10 वर्ड्स दैट वी हैड टुडे। नाउ अब अपने पास एक एडिटोरियल है, आप इसको रीड कर लो शांति से, फिर हम लोग डिस्कस करें। ठीक है, चलो पढ़ो।
चलो डन, पढ़ लिया। चलो क्या है फिर? किसके बारे में है? ऑन द एज। ऑन द एज का मतलब एकदम बॉर्डर पे अब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऑन वेस्ट एशिया एंड डेंजर ऑफ अ वाइडर वॉर, यानी वेस्ट एशिया में और बड़ा वॉर होने की अभी क्या है, आग सुलग रही है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलो क्या है इसमें दिया हुआ? द किलिंग्स ऑफ फौज शुक्र, अ सीनियर हिजबुल्लाह कमांडर इन बीरट, एंड इस्माइल हनीय, द पॉलिटिकल चीफ ऑफ हमास इन तेहरान, within hours on July 30 have taken West Asia to the brink of a wider war. ब्रिंक ऑफ वाइडर वॉर का मतलब, ब्रिंक मतलब होता है क्लिफ या ऐसा बॉर्डर जिसके पार एकदम से हाई हो, यानी आखिरी चीज, ये ब्रिंक हो गया, इस यहां तक आए, यहां से गिर गए नीचे, दिस इज द ब्रिंक। या कॉर्नर, बर्तन का अगर कॉर्नर लेंगे तो उसको बोलेंगे ब्रिंक, कि उसके बाहर गिर सकता है, यानी फाइनल चीज कि अब उसके बाद वॉर ही होगा, ऐसा, ठीक है। ब्रिंक मतलब एकदम फाइनल बॉर्डर ऑफ, फिर उसके बाद वॉर होने के चांसेस है। वो भी कैसा वॉर? वाइडर वॉर, जिसमें 2 से ज्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व हो जाएंगी। किससे हुआ ये किलिंग्स? हुई किसकी? फौज शुक्र की हुई। फौज शुक्र कौन है? सीनियर हिजबुल्ला कमांडर था। ये हिजबुल्ला क्या है? हिजबुल्ला एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और इनका ही एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है, दोनों है, पॉलिटिकल भी है, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन। मिलिटेंट बोले तो आतंकवादी ग्रुप भी कहा जाता है, तो बहुत सारे लोग इन्हें आतंकवादी भी कहते हैं, बहुत सारे लोग इन्हें पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका वो कमांडर था, ठीक है। कहां पे हुई इसकी हत्या? बीरट में हुई। बीरट क्या है? बीरट इज द कैपिटल ऑफ लेबनन, ठीक है, इजराइल के बगल में ही लेबनन है, वहां की कैपिटल है बीरट। एंड इस्माइल हनिया, ये इस्माइल हनिया ये भी कौन है? पॉलिटिकल चीफ ऑफ हमास। अब हमास के तो बारे में हम सुन ही रहे, अभी लड़ाई ही चल रही है इजराइल और हमास के बीच में, तो इनके पॉलिटिकल चीफ है, ठीक है। इनकी हत्या कहाँ हुई? इसकी हत्या हुई तेहरान में, और वो भी कुछ ही घंटों के भीतर हो गई, दोनों की हत्या है। तो तेहरान कहाँ है? ईरान में, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से वॉर एकदम ब्रिंक पे आ चुका है, बॉर्डर पे आ चुका है, जिसके बाद हो सकता है कि बड़ा वॉर हो। इजराइल हैज क्लेम्ड द स्ट्राइक ऑन बीरट, ये बीरट में जो इसकी हत्या हुई फौज शुक्र की, उसके लिए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है इन्होंने। इजराइल ने बोला हाँ हमने ही मारा, ठीक है, दैट किल्ड शुक्र, बट हैज नाइदर कंफर्म्ड नॉर डिनाइड, कंफर्म भी नहीं किया, डिनाई भी नहीं किया, इट्स रोल इन द असैसिनेशन ऑफ हेनिया, ये जो हेनिया था इनकी असैसिनेशन में रोल है बा, ये स्वीकार भी नहीं किया इजराइल ने और मना भी नहीं किया। अ स्टैंडर्ड अप्रोच अबाउट इट्स ऑपरेशंस इनसाइड ईरान, और ये ऐसा ईरान हमेशा करता है। जब ईरान नहीं, इजराइल हमेशा करता है, जब ईरान में घुस के कोई कार्रवाई करता है तो वो उसको स्वीकार नहीं करता और नकारता भी नहीं है, ये भी नहीं कहता मैंने नहीं किया, ये भी नहीं कहता है कि हमने किया है, ठीक है, क्योंकि इससे डायरेक्ट वॉर होने के चांसेस होते हैं। इजराइल्स नॉर्दर्न बॉर्डर विथ लेबनन, इजराइल का नॉर्थ में कौन है? लेबनन, वहां पे जो बॉर्डर है हैज रिमेन टेंस एवर सिंस गाजा वॉर ब्रोक आउट, है ना। गाजा में जब से वॉर शुरू हुआ है तब से लेबनन के साथ भी टेंशन बना हुआ है ना। गाजा वॉर ब्रोक आउट लास्ट ईयर विथ हिजबुल्ला। हिजबुल्ला कहाँ का संगठन है? जैसे मैंने कहा पॉलिटिकल भी संगठन है ये और आतंकवादी भी संगठन है, तो ये लेबनन में का है। तो लेबनन नॉर्दर्न बॉर्डर पे इजराइल के, तो वहां पे टेंशन बना हुआ है। एंड किसके बीच में टेंशन बना हुआ है? हिजबुल्ला एंड इजराइल डिफेंस फोर्सेस एक्सचेंजिंग फायर। एक्सचेंजिंग फायर का मतलब क्या होता है? एक दूसरे पे अटैक करना, ठीक है। तो इजराइली डिफेंस फोर्सेस ये हिजबुल्ला के अगेंस्ट कर रहे हैं एंड हिजबुल्ला इज डूइंग अगेंस्ट इजराइल। आफ्टर शुक्र was killed, Hezbollah leader Hassan Nasrallah said Israel had breached a red line. इजराइल ने अभी लाल रेखा को पार कर लिया, मतलब उन्होंने वो कर दिया है जिसकी उम्मीद नहीं थी, अब बहुत हो गया, पानी नाक के ऊपर से चला गया। हैड ब्रीच्ड रेड लाइन का मतलब पानी अभी नाक के ऊपर चला गया। ऐसा किसने कहा? हसन नसरल्लाह ने कहा, जो हिजबुल्ला का लीडर है, क्योंकि इनके ही एक आदमी को मारा है ना, फौज शुक्र को, इनका ही आदमी था तो इसको मारा, इसलिए इन्होंने रेड लाइन क्रॉस कर दी। एंड द ग्रुप हैज लॉन्च्ड डजन्स ऑफ रॉकेट्स ओवर द पास्ट वीक,
ये 30 जुलाई की घटना थी, तो अभी इसको हफ्ता हो गया। तो पिछले हफ्ते में फिर रिटेलिएशन के तौर पे यानी रिप्लाई के तौर पे इन्होंने भी क्या किया, डजन्स ऑफ रॉकेट वहां पे इजराइल पे दागे, हाइटनिंग द टेंशंस, और टेंशन जिससे बढ़ गया। द बिगर रिस्क इज द एक्सपेक्टेड ईरान रिटेलिएशन, पर बड़ा रिस्क किसका है अभी भी, ईरान का रिटेलिएशन का, क्योंकि ईरान ज्यादा तेजी से ज्यादा ताकत से रिटेलिएट करेगा। रिटेलिएट करेगा मतलब ज्यादा ताकत से रिप्लाई देगा, ज्यादा ताकत से बदला लेगा, रिवेंज लेगा, दैट इज रिटेलिएशन अगेंस्ट इजराइल। ये बड़ी रिस्क है, क्योंकि अभी तक वॉर जो चल रहा है डायरेक्ट वॉर, वो हमास और इजराइल के बीच में है, पर अगर ईरान ने सीधा डायरेक्ट अटैक कर दिया तो ये वॉर में तीसरी कंट्री की डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी। When Israel bombed Iran's embassy complex in Damascus, आपको अगर पता होगा अप्रैल की ये घटना है, क्या हुआ था तब डेमस्कस में, देखो यहां दिया हुआ है, When Israel bombed, डेमस्कस कहाँ है ये, डेमस्कस इज इन सीरिया, सीरिया की कैपिटल है डेमस्कस, वहां पे ईरान की एम्बेसी है, वहां पे इजराइल ने अटैक किया था, ठीक है। इजराइल बॉम्ब्ड ईरान्स एम्बेसी कॉम्प्लेक्स इन डेमस्कस ऑन अप्रैल 1। ईरान लॉन्च्ड हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स, बहुत सारे ड्रोन्स, क्रूज एंड बैलिस्टिक मिसाइल्स टुवर्ड्स इजराइल, मोस्ट ऑफ विच वेयर शॉट डाउन बाय यूएस लेड कोएलिशन, है ना। क्या हुआ था, जब इजराइल ने वहां पे अटैक किया था तो ईरान ने बहुत ताकत से रिटेलिएट किया था, और तब ऐसा लगा था कि अब इजराइल और ईरान में बहुत तगड़ा वॉर होने वाला है, पर हुआ नहीं, रुक गया थोड़े से। तो ईरान ने क्या किया था, बहुत सारे ड्रोन, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल सब दाग दिए थे इजराइल पे, पर उन सबको मार गिरा दिया बीच में, इजराइल में पहुंचने से पहले ही आयरन डोम ने मार गिराया। आपने ये सुना होगा, इजराइल का एक आयरन डोम है ना, आयरन डोम यानी उसकी सिक्योरिटी की एक व्यवस्था है जिसमें उसकी तरफ आने वाली मिसाइल्स को वो रोक देता है, ठीक है। तो वैसा ही किया था, पर यहाँ पे क्या बोला है, टुवर्ड्स इजराइल, मोस्ट ऑफ विच वेर शॉट डाउन बाय यूएस लेड कोएलिशन। अभी यहाँ पे यूएस लेड कोएलिशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यूएस, यूके, ये जो कंट्रीज है ये दे आर सपोर्टिंग इजराइल, और इजराइल को ये डिफेंस सिस्टम में हेल्प भी करती है, इसलिए वो पूरा कोएलिशन की बात कर रहे हैं। तो ये पूरे कोएलिशन ने मिलके ही ईरान के अटैक को उस समय पे रोक दिया था, ठीक, क्लियर, समझा ये। चलो नेक्स्ट पार्ट, गो थ्रू दिस पार्ट क्विकली एंड देन वी विल डिस्कस इट। चलो पढ़ो। ठीक है, डन। चलो क्या बोला है, इफ ईरान कैरिड आउट, देखो, इफ ईरान कैरिड आउट सच एन अटैक इन रिस्पॉन्स टू इजराइल स्ट्राइक ऑन इट्स एम्बेसी इन अ थर्ड कंट्री, अगर ईरान रिटेलिएट कर सकता है कौन सी केस में, जब इजराइल ने तीसरे कंट्री में, थर्ड कंट्री में उसके एम्बेसी पे अटैक किया था,
तो इस समय पे तो क्या हुआ है, इट इज अनलाइकली टू इग्नोर डायरेक्ट इजराइल अटैक ऑन इट्स कैपिटल दैट किल्ड एन अलाई who was in Tehran to attend presidential inauguration. Sorry. क्या बोला है, इट इज अनलाइकली टू इग्नोर, ये इनके लिए इग्नोर करना, ये नहीं, ये उस चीज को तो जाने नहीं देंगे कि उनके कैपिटल में घुस के यानी तेहरान में घुस के उनका ही जो एलाई है, एलाई मतलब साथी, उसके साथी को, उनके साथी को कैपिटल में घुस के अगर कोई मार रहा है तो इसको तो वो इजीली जाने नहीं देंगे, इजीली छोड़ेंगे नहीं, है ना। और वो भी किस लिए आया था, उनके प्रेसिडेंशियल इनॉग्रेशन के लिए आया था। आपको पता होगा ईरान में इब्राहिम रईसी की डेथ हो गई थी हेलीकॉप्टर क्रैश में, उसके बाद प्रेसिडेंट नए इलेक्ट होके आने थे, इलेक्शन में मसूद पेजेश्कियान जीते, तो उनका प्रेसिडेंशियल इनॉग्रेशन था, उसी के लिए ये पहुंचे थे, कौन, वो हेनिया, है ना। और उनको कैपिटल में मार गिराया किसने, इजराइल की फोर्स ने। तो उसको तो इजीली ईरान नहीं छोड़ेगा, ये इनका कहना है ऑथर का। टू बी श्योर, बाय किलिंग हेनिया इन तेहरान, Israel has demonstrated its capabilities to pull off sophisticated operations even in hostile territories and exposed Iran's security and intelligence vulnerabilities. तेहरान में जाके, ईरान की कैपिटल है तेहरान, वहां पे जाके किसी को मार गिराना, इससे दो चीजें पता चलती है। कौन सी एक चीज, पहले तो इजराइल की कैपेबिलिटी पता चलती क्या, कि वो ऐसे जो मुश्किल ऑपरेशंस है, सोफिस्टिकेटेड मतलब बहुत डिटेल लेवल पे मुश्किल ऑपरेशंस, उनको भी सक्सेसफुली पार कर सकता है हॉस्टाइल टेरिटरीज में। हॉस्टाइल यानी डिफिकल्ट टेरिटरीज जो उनके प्रति आक्रामक हो सकती है, ऐसे जगह पे भी वो ऑपरेशंस कर सकते हैं। दूसरा चीज, इससे ये भी दिखता है कि ईरान की भी जो सिक्योरिटी एंड मिलिट्री वल्नरेबिलिटीज है वो एक्सपोज हो गई है। वल्नरेबिलिटीज मतलब एट रिस्क जो चीजें हैं, कि खामियां जो है उनकी वो भी एक्सपोज हो गई। किसकी खामियां, ईरान के सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस। इजराइल हैज आल्सो सेंट अ स्ट्रॉन्ग मैसेज टू हमास व्हिच कैरिड आउट द अक्टूबर 7, 2023 अटैक। ये सारा इजराइल का वॉर कब से शुरू हुआ, जब हमास ने 7 अक्टूबर को 2023 को भयंकर अटैक जहां इजराइल के लोगों पे किया था, जिसकी वजह से फिर इजराइल ने हमास के पॉलिटिकल चीफ को मार के उनको भी एक मैसेज दिया कि भाई देखो, हमने तुम्हारे पॉलिटिकल चीफ को खत्म कर दिया। स्ट्रॉन्ग मैसेज टू हमास, ठीक है, दैट नन ऑफ इट्स लीडर्स इज सेफ, तुम्हारा एक भी लीडर सेफ नहीं है, इजराइल हर एक को चुन चुन के मारेगा। येट दिस अनचेक्ड मिलिटरिज्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू वुड टर्न आउट टू बी काउंटर प्रोडक्टिव फॉर इजराइल। अब ऑथर का क्या कहना है कि पर यहां पे तो कोई चेक ही नहीं है। इजराइल को जिसको लग रहा है, इजराइल को मतलब इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, उनको जिसको लग रहा है उसको मारते छूट रहे वो, है ना। तो अगर ये इन पे अगर चेक नहीं रहा किसी चीज का, तो ये इजराइल के लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। प्रोडक्टिव मतलब अच्छी चीज, काउंटर प्रोडक्टिव मतलब नुकसान देने वाली, काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा लॉन्ग रन में। कैसे क्या, इट इज नाउ अपेरेंट दैट मिस्टर नेतन्याहू इज नॉट सीरियस अबाउट पीस। क्या कह रहे हैं ऑथर, इससे यह लग रहा है कि नेतन्याहू पीस के बारे में, शांति के बारे में तो बिल्कुल विचार नहीं कर रहे। द किलिंग ऑफ हेनिया हैज कम एट अ टाइम व्हेन बोथ इजराइल एंड हमास वेर मेकिंग प्रोग्रेस इन टॉक्स फॉर होस्टेज सीज फायर डील। क्या कह रहे ऑथर कि ये जो पॉलिटिकल चीफ जो है हेनिया, उनको जो मार गिराया इजराइल ने, ये उस समय पे मार गिराया है जब चर्चाएं चल रही थी कि ये जो होस्टेजेस है, यानी इजराइल के लोग हमास के पास है, हमास के लोग इजराइल के पास है, तो इन होस्टेजेस को कैसा एक्सचेंज करे। दूसरा, इस पर भी बात चल रही थी कि कुछ शांति समझौता हो, मतलब सीज फायर हो, पर इस समय पे अगर उसको मार गिराया, इसका मतलब इजराइल इज नॉट सीरियस अबाउट पीस, उनको चाहिए नहीं, पीस नहीं है, खत्म करो हमास को। दिस इज व्हाट इजराइल इज थिंकिंग। हेनिया हु वाज लिविंग इन एग्जाइल, एग्जाइल में रहना मतलब कि दूसरी कंट्री में आश्रय लेके रहना, है ना। हु वाज लिविंग इन एग्जाइल इन दोहा वाज अ रिलेटिवली मॉडरेट वॉइस विद इन हमास हु पुश्ड फॉर सीज फायर। ऑथर का कहना है कि ये जो हेनिया था,
ये मॉडरेट वॉइस था, यानी कोई बहुत एक्सट्रीमिस्ट नहीं थे। ये एक्सट्रीमिस्ट मतलब बिल्कुल आग लगाने वाले, सबको भड़काने वाले ऐसे नहीं थे, शांत स्वभाव वाले व्यक्ति थे। ये ऑथर का कहना है, शांत स्वभाव शांत नहीं होगा, लेकिन जरा मॉडरेट किस्म के इंसान थे, जो खुद सीज फायर के पक्ष में थे, शांति समझौता के पक्ष में थे। दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग। चलो लास्ट पार्ट है, गो थ्रू दी फाइनल पार्ट क्विकली, देन वी विल डिस्कस इट। ठीक, डन। चलो क्या दिया है लास्ट पार्ट में, by taking him out Mr. Netanyahu is telling the world that he wants the war to continue. by taking him out मतलब को खत्म करके, नेतन्याहू को खत्म करके, नेतन्याहू ने दुनिया को बता दिया कि उनको तो वो ये वॉर खत्म करने का नहीं है, कंटिन्यू रखने का है। एंड बाय कैरिंग आउट अटैक इन तेहरान विच इज अ फ्लैग्रेंट वायलेशन ऑफ ईरान सॉवरनिटी। देखो फ्लैग्रेंट वायलेशन मतलब ऐसा वायलेशन जो इमोरल हो या इन अ बैड टेस्ट हो, ठीक है, ऐसा वायलेशन किया है। ये ऑथर को लग रहा है कि ऐसा वायलेशन किया है। किसका वायलेशन किया है? ईरान की सॉवरनिटी का, यानी ईरान की जो संप्रभुता है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि तुम किसी को के देश में घुस के किसी को नहीं मार सकते, है ना। तो दिस इज उनके संप्रभुता से खिलवाड़ है। तो दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग। तो मिस्टर नेतन्याहू इज प्रैक्टिकली चैलेंजिंग द इस्लामिक रिपब्लिक, इस्लामिक रिपब्लिक मतलब ईरान, टू रिटेलिएट। ऐसा करके नेतन्याहू क्या कर रहे हैं? उनको चैलेंज कर रहे हैं, देखो हम तो तुम्हारी कंट्री में घुस के वहां पे जिन्होंने हम पे अटैक किया है उनको तो हम, वो कहीं भी हो, फिर वो तुम्हारे कंट्री में भी हो तो हम वहां घुस के उनको मारेंगे। तुमको क्या करना है करो, मतलब ये उनको चैलेंज कर रहे हैं, ईरान को चैलेंज कर रहे हैं। इफ अ डायरेक्ट वॉर ब्रेक्स आउट बिटवीन इजराइल एंड ईरान, अगर डायरेक्ट वॉर ब्रेकआउट हो जाता है कि ईरान हमला करे, इजराइल रिटेलिएट करे, डायरेक्ट वॉर हो जाता है, द यूएस कुड बी ड्रैग्ड इनटू इट। तो यूनाइटेड स्टेट्स को फिर अंदर जंप करना पड़ेगा, मतलब फिर 3 नहीं फिर 4 कंट्रीज हो जाएगी, विच इज व्हाट इजराइल वांट्स, और इजराइल खुद ये चाहता ही है, ठीक है। दिस इज व्हाट द ऑथर थिंक्स। द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी बाइडन जो प्रेसिडेंट है उस केस में, अवॉइडेड सच ए डिजास्ट्रस आउटकम इन अप्रैल by reining in
रीनिंग इन का मतलब है लगाम लगा के, रोक के। किसको रोका इन्होंने? इजराइल को। आफ्टर ईरान रिटेलिएशन, ईरान ने रिटेलिएट किया था, वो ड्रोन्स वोन सब वहां पे डाल के, पर उस टाइम पे इजराइल अटैक वापस कर सकता था, पर उस समय पे यूएस के प्रेशर के अंडर इजराइल ने अटैक नहीं किया, रेन किया, इजराइल को रोक के रखा। बट दैट डिड नॉट स्टॉप इजराइल फ्रॉम लॉन्चिंग अनदर प्रोवोकेटिव अटैक। प्रोवोकेटिव मतलब उकसाने वाला, पर उस समय पे तो इजराइल रुक गया था, पर इससे इजराइल को परमानेंटली रोक नहीं सके। इजराइल ने इसके बाद भी ऐसे उकसाने वाले अटैक्स किस पे? ईरान पे जारी रखे, टेकिंग द रीजन बैक टू द ब्रिंक अगेन। और ये जो रीजन है वेस्ट एशिया का, उसको वापस उस बॉर्डर पे लाके रख दिया जहां पे वॉर हो सकता है। तो ऑथर के हिसाब से तो इजराइल दोषी है, ये यानी जो भी ऑथर बोल रहा है इसके हिसाब से कि इजराइल ने ये वॉर यहां तक लाके रखा है, क्योंकि इजराइल अटैक कर रहा है बाहर जाके। एज वेस्ट एशिया ब्रेसेस फॉर ईरान रिटेलिएशन, है ना, वेस्ट एशिया अभी राह देख रहा है, क्योंकि इन्होंने तो अटैक कर दिया, हमास के पॉलिटिकल चीफ को तेहरान में जाके मार गिरा दिया इजराइल ने। अब ईरान रिटेलिएट करेगा, इस डर में पूरा वेस्ट एशिया जी रहा है। द यूएस एंड इट्स अलाइज शुड वर्क टुगेदर टू मेक श्योर दैट इम्पैक्ट ऑफ इट्स रिस्पॉन्स ऑन इजराइल वुड बी मिनिमल। पहले तो इन्होंने क्या चीज यानी क्या चीज के बारे में सोचना चाहिए? यूएस ने और उनके जो अलाइज है, यूके हो गया, कनाडा हो गया, ये जो सारी कंट्रीज हैं, इन्होंने मिलकर सोचना चाहिए कि इसका इम्पैक्ट इजराइल पे सबसे कम हो। इजराइल पे इम्पैक्ट कम होगा तो इजराइल उतना स्ट्रांगली अटैक नहीं करेगा, रिटेलिएट नहीं करेगा। एंड देन पुट इन प्लेस न्यू रूल्स ऑफ द गेम फॉर इजराइल, और नए रूल्स बना इजराइल को बोले कि आप ऐसे नहीं खेल सकते, वैसे नहीं खेल सकते। एंड सो दैट it does not threaten regional security again as it did on April 1 और जुलाई 30। और नए नियम बनाए इजराइल के लिए अटैक करने के लिए, है ना, इजराइल के लिए अटैक के लिए नियम होने चाहिए। दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग। बाकी लोगों के लिए कोई नियम ना हो तो चलेगा। तो यूएस और उनके अलाइज ने इजराइल को रोकने के लिए नए नियम बनाने चाहिए। दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग, सो दैट इजराइल डजंट थ्रेटन दी रीजनल सिक्योरिटी। रीजनल सिक्योरिटी को इजराइल थ्रेटन कर रहा है और कोई कंट्री नहीं कर रही वेस्ट एशिया में। दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग, इट लुक्स लाइक, है ना। चलो, तो यहाँ पे फिर हमारे साथ सामने कुछ क्वेश्चंस है बेस्ड ऑन दिस पैसेज। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट्स अकॉर्डिंग टू द ऑथर हैज ब्रॉट इजराइल हमास वॉर ऑन द ब्रिंक ऑफ अ वाइडर वॉर। इनमें से कौन सा कारण ऑथर ने गिनाया है जिसकी वजह से अभी वॉर, वाइडर वॉर बन सकता है। Which of the following things are proven by killing of Hania in Tehran? तेहरान में जाके हेनिया को मारने से कौन सी चीजें प्रूव हुई है? Which of the following word has the same meaning to the word retaliation? रिटेलिएशन का आपको सिनोनिम बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस हैव सेम मीनिंग एज द फ्रेज है लिविंग इन एग्जाइल। लिविंग इन एग्जाइल का आपको सिनोनिम या सेम मीनिंग वाला फ्रेज यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज मिस्टर नेतन्याहू कीप्स चैलेंजिंग ईरान। ईरान को वो क्यों चैलेंज करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द पैसेज, ध्यान में रखना, ठीक है। तो दीज आर दी 5 क्वेश्चंस फॉर यू। आपके आंसर्स ऐसे ही कमेंट बॉक्स में आने दीजिए ताकि मैं उनको सही है गलत है ये सारा बता सकूं, ठीक है, और आपकी पढ़ाई अच्छी चल सके। तो आज के लिए यहीं रुकेंगे। लेट अस स्टॉप हियर विद दिस। थैंक यू वेरी मच।